हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास की जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है दैट इज एसेट। एसेट, ये एसेट क्या होता है? एसेट कुछ ऐसी चीज होती है जो कि आपको फ्यूचर में कैश कमाने में मदद करती है या फिर फ्यूचर में बेनिफिट्स देती है। तो बच्चों, मेरे साथ साथ लिखिएगा कि एसेट्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट एनेबल द बिजनेस to get cash or benefit in future is known as an asset। तो एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसी चीज होती है जो फ्यूचर में या तो हम लोगों को कैश कमाने में मदद करता है या फिर किसी तरीके का कोई बेनिफिट देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में जो एसेट होते हैं ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है या फिर इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब एक बात बताइए, आपने एक लैंड या फिर एक बिल्डिंग को परचेज किया और लैंड और बिल्डिंग का आपको फायदा फ्यूचर में मिलेगा, है ना? फ्यूचर में आप लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा। तो लैंड और बिल्डिंग आपके क्या हो गए? एसेट हो गए। सिमिलरली अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट क्या होते हैं बच्चों? वो जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं ना, जो सेटअप होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज प्लांट। ये प्लांट वो वाला साइंस का प्लांट नहीं है जो आपके घर में होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है? आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, इस सेटअप का बेनिफिट आपको मिलने वाला है कहां? फ्यूचर के अंदर। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा क्या हो गया? एक एसेट हो गया। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज को। हमारा एक एसेट होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स आप लोगों को शायद मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं कि पेटेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसके अंदर फुनसुक वांगडू एक कैरेक्टर था, उसके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स थे। बच्चों, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन जब कोई नई इन्वेंशन करता है तो इस इन्वेंशन को वो किसको देना चाहता है? दैट इज नोन एज हिज पेटेंट्स। तो ये जो पेटेंट्स हैं ये फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं हमारे को और हमें कैश कमाने में मदद करते हैं, इसलिए ये होते हैं हमारी एसेट। इसी तरीके से पेटेंट्स के ही तरीके से कॉपीराइट्स भी होते हैं। कॉपीराइट्स, अब ये कॉपीराइट्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी है और उस बुक को मैं किसी पब्लिशर को देता हूं, ठीक है जी। जैसे आपके पास में टीएस ग्रेवाल की बुक आती है अकाउंट्स के अंदर, तो टीएस ग्रेवाल जी ने इसकी पब्लिशिंग राइट किसको दिए? सुल्तान चंद को, एस चंद को। तो ये जो पब्लिशिंग राइट उन्होंने दिए हैं दैट इज नोन एज हिज कॉपीराइट। यानी कि सुल्तान चंद जी बिना किसी भी इजाजत के, टीएस ग्रेवाल जी की इजाजत के बिना वो इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकते थे। तो जो पर्सन बुक लिखता है उसका कॉपीराइट हो जाता है, दैट इज नोन एज कॉपीराइट। तो ये फ्यूचर में हमें बेनिफिट देता है। ऐसी और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई हमारे पास में हमने ये तो पढ़ा क्या कि हमारे पास में एसेट क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। किसी भी एसेट को बिजनेस के अंदर होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है,
मेरा एक बिजनेस है और एक बिजनेस मेरे चाचा जी का है। जो बिजनेस मेरा है, अगर ये एसेट, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने लैंड परचेज की और इस लैंड को मैं अपने चाचा जी के नाम पे परचेज कर लूं, तो ये मेरे बिजनेस की लैंड नहीं होगी, ये मेरे बिजनेस का कैपिटल एसेट, ये मेरे बिजनेस का एसेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी ओन्ड बाय, ऊपर आप लिखिएगा हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट के अंदर सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बोला, इट शुड ओन्ड बाय मतलब उसका मालिकाना अधिकार, बाय बिजनेस, बिजनेस के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक फर्नीचर परचेज किया, सोच करके देखो, हमने एक फर्नीचर परचेज किया अपनी पर्सनल यूसेज के लिए, क्या ये हमारे बिजनेस का एसेट है? नहीं, वो फ्यूचर में बेनिफिट तो देने वाला है, लेकिन घर पे, बिजनेस के अंदर नहीं। तो बिजनेस के नाम पे अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, तो दैट इज नोन एज अवर एसेट। अच्छा जी, एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लिखिएगा, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है बच्चों जिसको कि हम टच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो किसी चीज को, जैसे ये बिल्डिंग है मेरे पास में, बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूं, तो दैट इज माय टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको कि मैं टच नहीं कर सकता। आप कॉपीराइट को टच कर सकते हैं क्या? आप ट्रेडमार्क या पेटेंट्स को टच कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम उनको फील तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट भी देने वाले हैं, इस वजह से हमारे वो एसेट हैं। और कौन से एसेट हैं वो? ऐसे एसेट्स जो हैं वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, यानी कि विच कैन फील बट कांट बी टच्ड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हम लिखेंगे, शुड हैव सम वैल्यू, एसेट शुड हैव सम वैल्यू। एक बात बताओ, अगर कोई कैपिटल एसेट हो जिसकी की कोई वैल्यू ही ना आ सके, हम उसको लिख ही नहीं पाएंगे अपने पास में, अपनी कॉपीज में, अपनी बुक्स में, या इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो शुड हैव सम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एसेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं किया जा सकता, वो हमारे लिए बेकार हैं। तो सर इसका मतलब इनटेंजिबल एसेट्स को भी हम वैल्यूएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम अपने पास में अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं कि हमारा कॉपीराइट 5 लाख का है या 7 लाख का है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, लेकिन उसको हम देखेंगे, सीखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक, चलो जी आगे थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास में अब कुछ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है एक कैपिटल एसेट की, एक एसेट की, इस चीज को हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, ये जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। हाँ सर, अभी आपने बताया टेंजिबल और इनटेंजिबल। जी बिल्कुल, टेंजिबल और इनटेंजिबल के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको और तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। हमारे जो एसेट होते हैं, पहले तरीके के एसेट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है हमारे फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। अब सर ये फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? इसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट भी कहते हैं।
ठीक है जी। तो ये दो नाम हैं एक ही तरीके के एसेट के। और दूसरे क्या हैं? करंट एसेट, करंट एसेट्स। देखो याद हो जाएगा ना, एक तो नॉन करंट है और दूसरा क्या है? करंट है। ठीक है, तो फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको कि हम अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम इसको रीसेल पर्पस से नहीं बेचते, हम इसको रीसेल पर्पस से नहीं बेचते। ठीक है जी, तो यानी कि हम इन चीजों का व्यापार नहीं करते। हम क्या करेंगे? हमने एक लैंड परचेज की, थोड़ी ना हमारा बिजनेस था कि हम लैंड की सेल परचेज करते थे, जरूरी थोड़ी है। ठीक है जी, हमने जो लैंड परचेज की है उसके ऊपर हम खिलौनों का बिजनेस सेटअप करने वाले हैं। ठीक है जी, या फिर कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लैंड हमारे अगर बिजनेस पर्पस का पार्ट नहीं है, कि हम इसकी सेल परचेज नहीं करते, तो ये लैंड क्या हो जाता है बच्चों? फिक्स्ड एसेट हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ में लिखिएगा कि फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं। लिखिएगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, लिखिएगा नॉट फॉर रीसेल पर्पस। ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते, बट रिटेन्ड इन बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई? हमारे यहां ऐसा होता भी है ना कि कोई बिजनेसमैन क्या करता है, कोई भी एसेट लेकर के छोड़ देता है कि फ्यूचर में जब इसके दाम बढ़ जाएंगे तब इसको बेच दूंगा, तब इससे बेनिफिट या फिर कैश कमा लूंगा। तो लेकिन लैंड को बेचना या खरीदना उसका बिजनेस का पार्ट नहीं था, बिजनेस के लिए उसने वो काम किया है। तो ऐसी चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख दी जाती हैं लंबे समय के लिए, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये नॉन करंट एसेट्स, इसका काम क्या है? सर इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये हमारे पास में रिटेन किया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हम इसको बेचते नहीं हैं एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके मैं अभी आपको दो क्लासिफिकेशन और बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा मेरे साथ में कि करंट एसेट्स कितने तरीके के और किस तरीके के होते हैं। करंट एसेट्स ये क्या होते हैं? करंट एसेट्स क्या होते हैं ये हमारे को सीखना है। जी, हाँ जी, अब देखिए नॉन करंट एसेट क्या थे? जो लंबे टाइम पीरियड के लिए रखे जाते हैं। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि बिजनेस खरीदता है डे टू डे लाइफ में सेल परचेज करने के लिए, जैसे कि हो गया हमारा स्टॉक। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को लिखिए फिर समझाता हूं। रिटेन्ड बाय बिजनेस। ठीक है जी, फॉर कन्वर्जन इन कैश। कैश के अंदर कन्वर्जन करने के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ
लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, इसकी क्या क्या कैरेक्टर आप लोगों को समझ में आते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। सोच करके देखो कि मैं किसी चीज को परचेज करता हूं, लेट्स से मेरा खिलौनों का बिजनेस है, मेरी खिलौनों की दुकान है। तो अब इस खिलौने की दुकान के अंदर मैं क्या करता हूं, खिलौने रखता हूं। मैंने कुछ खिलौने परचेज किए और उन खिलौनों को मैं बेचूंगा। क्या लगता है कि मैं इन खिलौनों को 5 साल तक नहीं बेचूंगा? नहीं सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? बिजनेस कमाने के लिए ही तो होता है। तो मैं अगर जिस काम का बिजनेस करता हूं, यानी कि जिस चीज के लिए मैं सेल परचेज की एक्टिविटी करता हूं, दैट इज नोन एज माय करंट एसेट, लाइक स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक। अब जब हम स्टॉक को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्जन इनटू कैश। और वो भी कितने टाइम पीरियड में? लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये एसेट जो है ये कैश में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम नए ऐसे एसेट्स खरीद के लाते हैं, करंट एसेट, और फिर से उनको कन्वर्ट करा लेते हैं। यानी कि कोई भी दुकानदार चाहता है कि जितना भी मैंने सामान खरीदा है या बनाया है वो कम से कम 12 महीने के अंदर अंदर तो बिक ही जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? स्टॉक। ठीक है, ओके। चलो, अब ये करंट और नॉन करंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं बच्चों कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी, यानी कि फिक्स्ड एसेट के अंदर भी हमारी एक क्लासिफिकेशन होती है। तो लिखिएगा यहां पे नॉन करंट एसेट। ये भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले देखा भी था। एक तो होते हैं क्या, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल, और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। हाँ सर, अभी आपने बताया था कि जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम टच नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बच्चों। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है जी? हमारा लैंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है ना जी। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको कि हम टच नहीं कर सकते। वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और गुडविल। ठीक है, ये ट्रेडमार्क और गुडविल असल में क्या होते हैं? ये ट्रेडमार्क और गुडविल कुछ इस तरीके की चीज होती है बच्चों कि जो भी पर्सन कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है ये उसका एक ब्रांड मार्क या फिर एक ट्रेडमार्क ले लेता है। यानी कि उस चीज के ऊपर हम वो मार्क लगा देते हैं तो वो पता लग जाता है कि ये हमारा ही ब्रांड के अंडर बनाई हुई एक चीज है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है? ये हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देता है, ये हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देता है। और सिमिलरली हमारे पास होती है एक चीज गुडविल। अब ये गुडविल क्या होती है? गुडविल का हिंदी में मतलब होता है बच्चों ख्याति। अब ख्याति का मतलब क्या होता है? विख्यात होना। अब सोचो कि हल्दीराम जो है वो अपनी गुडविल की वजह से ही तो बिजनेस कमा रहा है आज, वरना मिठाई तो और बहुत से लोग कमा रहे हैं। तो उसने अपने स्वाद का, अपने एक जायके का ऐसा विस्तार कर लिया है कि वो विख्यात हो चुका है। विख्यात यानी कि पॉपुलर हो चुका है और उसकी गुडविल बन चुकी है। इसी वजह से, इसी गुडविल की वजह से जो मिठाई एक आम दुकान पे 300 रुपए की मिलती है उसको हल्दीराम के यहाँ 500 रुपए में बेचा जाता है और कस्टमर लेता भी है एक्स्ट्रा अमाउंट दे करके। क्यों? क्योंकि कस्टमर को इसके प्रोडक्ट के ऊपर पूरा
भरोसा होता है, तो दैट इज नोन एज गुडविल। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि हमारे पास में और कौन कौन सी टर्म्स हैं। अगली टर्म जो है हमारे पास वो है बच्चों रिसीट्स। ठीक है, तो आप सबसे ऊपर लिखिएगा क्या, रिसीट्स। रिसिप्ट्स। ओके, अब रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिसिप्ट्स के बारे में आप लिखिएगा बच्चों, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि अमाउंट मिल चुका हो या मिलने वाला हो, फॉर सेलिंग एसेट्स ओब्लिक गुड्स ओब्लिक सर्विसेज। ठीक है जी, यानी कि अगर कोई अमाउंट आप लोगों को मिल चुका है या मिलने वाला है, किस काम के लिए? सेल करने के लिए। किसको? एसेट को, किसी भी चीज को जिसका कि आप व्यापार करते हो, या फिर किसी सर्विस को। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो वो जो अमाउंट आपको मिला है या मिलने वाला है, दैट इज नोन एज रिसिप्ट्स। ओके, समझ में आया? देखो नाम से ही पता लग रहा है, रिसिप्ट्स का मतलब है आना, इनकमिंग। ठीक है जी, तो अब ये रिसिप्ट्स कितने तरीके की होती हैं? ये जो रिसिप्ट्स होती हैं ये होती हैं बच्चों हमारे पास में दो तरीके की। नंबर 1 तो रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और नंबर 2 कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, रेवेन्यू और कैपिटल का मैं मतलब आप लोगों को बता दूं कि रेवेन्यू का मतलब होता है वो चीज जो 12 महीने के अंदर अंदर जनरेट हो जाती है, और कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल नेचर की जो भी चीज होती है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो चलिए बताता हूं आप लोगों को कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आप क्या समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड और येट टू रिसीव। ठीक है जी, मिल चुका हो या मिलने वाला हो, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। देखो जी, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा। अमाउंट रिसीव और येट टू रिसीव, मिल चुका हो या फिर मिलने वाला हो। ठीक है जी, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? यहां नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को हमें समझना जरूरी है बच्चों। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यह होता है कि जिस चीज का हम व्यापार करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था क्या, कि मेरा खिलौने खरीदने और बेचने का बिजनेस है, तो खिलौने बेचने या खरीदने से जो भी अमाउंट मुझे रिसीव होगा, दैट इज नोन एज माय रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि ये 12 महीने के अंदर अंदर ही मिल रहा है। ठीक है जी, अच्छा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब तो हमने सीख लिया कि नॉर्मली ये हमारा बिजनेस है, इट इज अवर बिजनेस टू सेल एंड परचेज, क्या, गुड्डे, गुड़िया, खिलौने, टॉयज, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज मैंने जो यहां पे लिखी है ना,
वो लिखिए इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अब देखो होता क्या है, हमारे को है ना कुछ कुछ रिटर्न्स आते हैं बिजनेस से, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे को, हमने अगर कुछ बिजनेस के अंदर लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो उसकी कोई रिटर्न के वे में हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है। जैसे हम एफडी करते हैं ना, एफडी करवाते हैं ना हम, ठीक है, तो जो हम एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उसके लिए हमारे को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, बैंक हमारे को इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारी क्या है बच्चों, रिसिप्ट्स है, और ऐसा इंटरेस्ट 12 महीने के अंदर अंदर आता रहता है। तो ये क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू रिसिट्स है, ठीक है जी। चलो इस चीज को ना हम एक एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को समझाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो जी एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, एक मिस्टर एक्स हैं, वो जनरल पब्लिक को क्या कुछ गुड्स देते हैं, कुछ गुड्स बेचते हैं, सेलिंग सम गुड्स, और बदले में उनको क्या रिसीव होता है, कैश। तो ये जो कैश है, ये कैश मिस्टर एक्स के लिए क्या है, रिसीट्स, ठीक है जी, रिसिप्ट्स। अब क्योंकि ऐसा कैश डे टू डे लाइफ में बार बार मिलता है, तो ये किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2, कि मिस्टर एक्स, जो मैंने अभी आपको बोला था, मिस्टर एक्स जाते हैं अपने बैंक के पास और बैंक में वो कुछ मनी डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, और बैंक एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इनको क्या देता है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और ये जाहिर सी बात है कि बैंक जो है वो इनको जो देता होगा ऐसी इंटरेस्ट इनकम 1 साल के अंदर अंदर ही दे देता होगा। तो ये जो इनकम है ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है जी, बात समझ में आया। तो इन दोनों के अंदर जो एक मेन बात हमने देखी है वो क्या है, नॉर्मली लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीजें ही जो हैं वो नॉर्मली लेस देन 12 मंथ्स हैं। अच्छा, इसका मतलब सर कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 12 महीने से ज्यादा के लिए होगी। बिल्कुल सही समझे हो बच्चों, आप बिल्कुल सही समझे हो। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पहले समझते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी इनकम जो कि हमें सालों बाद होती है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है या फिर कोई लैंड परचेज की है, तो क्या आप उस लैंड को अगले ही साल बेच देने वाले हो? नहीं ना, लंबे टाइम पीरियड पे, लेकिन एक दिन तो बेचोगे, और हो सकता है कि वो डेप्रीशिएट हो जाए और हमें कुछ स्क्रैप के वे में उसको बेचना पड़े। आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी को एक ना एक दिन तो बेचते ही हो ना, लेकिन अब डे टू डे लाइफ में उसको नहीं बेचते। तो ऐसी इनकम जो कि कैपिटल एसेट्स को बेचने से आती है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स बार बार नहीं बेचे जाते, तो वो क्या होती हैं बच्चों, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। अमाउंट, आप इसको लिखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग आफ्टर यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है जी, एक लंबे टाइम के बाद में। एग्जाम्पल इसका लिखिएगा बच्चों, सेल ऑफ लैंड ओब्लिक बिल्डिंग, ठीक है जी,
या फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकती हैं ये चीजें, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है हमारे पास में, किस तरीके से काम होता है, ये हम देख रहे हैं इसके अंदर कि हमारी कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। अब रिसिप्ट्स के बाद में जो हमारे पास अगली टर्म है दैट इज एक्सपेंडिचर। तो लिखिएगा बेटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है एक्सपेंडिचर? हाँ जी, एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है? एन अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटीज incurred for acquiring assets, goods, services. These are known as expenditures. यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का जनरल मीनिंग होता है बच्चों खर्चे, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे को खर्चा हम कब कहेंगे? जब वो खर्चा किया जाता है एक्वायर करने के लिए, या तो एसेट या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब बच्चों ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये दो तरीके का होता है। जैसे हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जो थी वो रेवेन्यू और कैपिटलाइज नेचर की थी ना, इसी तरीके से देखो बच्चों, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा सर, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है हमारे को, जो 12 महीने से ज्यादा के लिए होते हैं। यानी कि अगर हमने कुछ खर्चा किया है तो वो खर्चा कितने टाइम पीरियड के लिए है, यानी कि वो खर्चा 2 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। एक बात बताओ, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, या फिर एक बिजनेसमैन ने अपनी शॉप की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ये 1 महीने का है, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स। तो लेस देन 12 मंथ्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और सोच करके देखो, उसी बिजनेसमैन ने अगर कोई लैंड परचेज की, अगर कोई लैंड परचेज की, तो लैंड कोई एक दो दिन या कुछ महीनों में खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो ये क्या है? कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंडिचर। यानी कि बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखे जाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन बेस्ड होते हैं, यानी कि हम जिसको कंज्यूम करते हैं वो रेवेन्यू नेचर का है। एक और तीसरे तरीके का एक्सपेंडिचर भी होता है, पहले समझते हैं, पहले लिख लेते हैं, बना लेते हैं, बाद में समझेंगे इसको। दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो DEFERRED, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हमारे को तो ये ऐसा लग रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही कोई भाई है, देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि 12 महीनों से ज्यादा के लिए एक्सपेंस किया जाता है। तो चलो बच्चों लिखते हैं इस चीज को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं।
एक्सपेंडिचर incurred to acquire asset और improving, क्या इंप्रूव करने के लिए? अर्निंग कैपेसिटी। ऑफ बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस is known as capital expenditure. It may tangible or intangible asset. अच्छा जी, कि सर एक बात बताइए, आपने यहां पे लिखा है कि किसी भी चीज को हमने यहां पे क्या देखा, देखो जी, क्या करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर? कौन सा है कि अगर कोई भी खर्चा किया जाता है एक्वायर करने के लिए, क्या एक्वायर करने के लिए कोई भी एसेट या फिर इंप्रूव करने के लिए अर्निंग कैपेसिटी, इंप्रूविंग अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर या तो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इससे बढ़ जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास में हमने कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो इस बिजनेस के सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए होगा? परचेज ऑफ बिल्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारे पास में एक एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस। ठीक है जी, हमने बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग को परचेज किया और ये फ्यूचर के लिए एक तरीके की हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, ये तो एक्वायर एसेट के अंदर आ गया। अब ये इंप्रूविंग अर्निंग कैपेसिटी, ये क्या चीज है? इसके अंदर मैं क्या करता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मैं ले लेता हूं एक कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल। देखो जी, मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने परचेज किया गुडविल ऑफ हल्दीराम। ठीक है जी, मिस्टर एक्स का अपना कोई बिजनेस चल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया? गुडविल परचेज कर ली हल्दीराम की। तो इससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो दैट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा जी, ये तो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी लिखो आप अपने पास में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, these are the expenditure incurred the benefit of which is consumed within 12 months। यानी कि इसका बेनिफिट हमारे को कितने टाइम के लिए मिलेगा? इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा सिर्फ 12 महीनों के अंदर अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है जी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक, ये क्या है? ये हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं।
ओके, अब तीसरा है हमारे पास में क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं? देखो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असल में होता क्या है। बच्चों कुछ इस तरीके का एजम्पशन लीजिए कि हमें ना कुछ एडवर्टीजमेंट करनी थी और हमने जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर है ना बहुत खर्चा कर दिया, बहुत सारा खर्चा कर दिया। अब ये जो खर्चा है हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते सारा का सारा एक साल के अंदर। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम ना खर्चों की भी ईएमआई बना लेते हैं। खर्चों की ईएमआई का मतलब, मान लीजिए मैंने कोई 5 करोड़ के एक्सपेंडिचर कर दिए और अब मैं इसको राइट ऑफ करना चाहता हूं। राइट ऑफ छोड़िए, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, एडजस्ट करना चाहता हूं अपनी होने वाली बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट, लेकिन एक साल में नहीं, लंबे सालों तक, लंबे टाइम तक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 10 सालों में डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ये बच्चों एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर जो था वो था करीब 5 लाख रुपए का। ठीक है जी, और इसको मैंने सोचा कि मैं डिवाइड कर लेता हूं 10 ईयर्स से, तो ये हो जाएगा क्या, 50,000। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी मैं ईएमआई बना लेता हूं कि लंबे टाइम पीरियड में मैं इसको अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा या फिर मैं इसको अपने यहां धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, चलते हैं हम आगे। अब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना बच्चों, ये एक्सपेंडिचर हमारे पास में कितने टाइम के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हमें देखना है। एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्रीपेड और एक पोस्टपेड, नहीं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। प्रीपेड का मतलब क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ना पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट की पेमेंट कर दी, तो सर ये तो कैपिटलाइज नेचर का है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आगे पढ़िए पहले, फॉर 1.5 ईयर्स। ठीक है जी, यानी कि मैंने क्या किया, 1.5 साल के लिए रेंट को पे कर दिया। अच्छा एक बात बताइए कि रेंट पे किया कितने जाने पीरियड के लिए था? यानी कि अगर मैं रेंट को पे करूं तो किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए करूं? सर रेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 12 बार पे होता है, यानी कि रेंट पे किया जाना था एक साल के लिए और रेंट पे कर दिया हमने कितने के लिए, 5 और 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, 1.5 ईयर्स के लिए किया ना। तो ये जो 5 मंथ का हाफ ईयर का रेंट है ना, हाफ ईयर रेंट, दैट इज नोन एज प्रीपेड, है ना। प्रीपेड का मतलब क्या, जिनकी कि आपको सर्विसेज बाद में मिलेंगी, पहले आपको पेमेंट करनी होगी, दैट इज नोन एज प्रीपेड। अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए। सर ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ना कोई एम्प्लॉय को सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, मैंने ई लिख दिया है यहां पे, ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फॉर
9 months during the year, अब एक बात बताओ, एक साल के अंदर एम्प्लॉय को कितने महीने की सैलरी पे की जानी चाहिए थी? सर 12 महीने की पे की जानी चाहिए थी। इसका मतलब 3 महीने की जो सैलरी है जो हमने अभी तक पे नहीं की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो आप इसको लिखिएगा कि 3 months सैलरी which is yet to pay is outstanding expense। जो बकाया है दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास के अंदर हमने कुछ जो टर्मिनोलॉजी सीखी है वो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करते हुए कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।